उस्मान भाई प्लीज आप अपना बताइए अपने बारे में कि आपने जब का बैकग्राउंड क्या था और आपने ई कॉमर्स के अंदर अपना इंटरेस्ट क्यों क्रिएट हुआ आपके अंदर। आपको किस चीज ने इंस्पायर किया कि आप सिर्फ ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आए। जी, मैंने 1999 के अंदर मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की थी। मैं वहाँ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर था। तो हम्म। मुझे उस वक़्त भी मैं पाकिस्तान में रहा करता था, लेकिन मैं उस यूरोप की मार्केट के साथ कनेक्टेड था, हम्म। अमेरिका की मार्केट के साथ कनेक्टेड था। मैं उस वक़्त भी ईबे को जानता था, मैं उस वक़्त भी अमेरिका की जो मंडी है डॉट कॉम को अंडरस्टैंड करता था कि आज डॉट कॉम के ऊपर दुनिया कैसे बदल रही है। या। तो खैर मैंने 2004 के अंदर मैंने बहुत सारे बिजनेसेस का आगाज किया, लेकिन वो मेरे लोकल बिजनेसेस थे। मैंने 1999 के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस अपना खोला सियालकोट में, वाहिद सॉफ्ट के नाम से। लेकिन दो वो मेरा वेंचर सक्सेसफुल ना जा सका, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। लेकिन आगे चलते रहे, कई दूसरे काम किए। लेकिन 2004 के अंदर मैंने कॉल सेंटर खोला सियालकोट के अंदर। और उस कॉल सेंटर के अंदर जब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, हाँ, कि हम लोग पाकिस्तान से बैठ के कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर कोई चीज बेच सकते हैं ओवर द फोन। या। तो ये हम लोगों को एक एहसास हुआ, एक कामयाबी का एहसास हुआ कि भाई अगर फोन के ऊपर कोई चीज बिक सकती है तो वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं बिक सकती। हम्म। तो हम लोगों ने, जब मैंने कॉल सेंटर शुरू किया, तो मैंने साथ साथ इस पॉसिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया कि ऑनलाइन कैसे बेचा जाए। तो फिर मैंने सबसे पहले ईबे के ऊपर से स्टार्ट लिया। मैंने ईबे के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स लगाई, जिनमें सबसे पहले मैंने तलवारें बेचना शुरू की। ओके। तो जैसे ही मैंने सबसे पहले तलवार लगाई ईबे पे बिकने के लिए, तो पहले ही हफ्ते सेल हो गई। हम्म। तो वो जो थी पहले हफ्ते, आपकी कोई चीज ईबे पे लगाना और आपको इमीडिएट रिस्पांस आना और बिक जाना, कि आपकी कोई रिव्यूज नहीं है, आपके पुराने सर्टिफाइड सेलर्स नहीं हो, लेकिन आपकी चीज बिक गई, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मुड़ के पीछे नहीं देखा। और फिर ईबे हम लोग 2013 तक, आ, नहीं, 2008 तक हम लोग ईबे के ऊपर भी बिजनेस करते रहे। लेकिन 2008 के अंदर मैंने अपनी पहली वेबसाइट बिल्ड की, जो थी swordsplanet.com। उसके बाद मैंने मुतअद्दिद वेबसाइट्स बिल्ड की, हम्म। इसी तलवारों से रिलेटेड और चाकुओं से रिलेटेड। और फिर वहां से स्टार्ट लिया, और फिर 2013 के अंदर आके मैंने फील्ड्स बेचना शुरू की, उसका आगाज किया। फिर मैंने लेदर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचना शुरू की, मेड टू मेयर। और वो हम लोग अभी जो है लेदर के अंदर भी हमारा जो कंपनी है वो अल्हम्दुलिल्लाह, जब पूरे सियालकोट के अंदर काम नहीं है लेदर का, तो उस सूरत के अंदर हम लोगों ने अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखी है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आ रहे हैं। और किल्ड्स के अंदर तो आप समझें कि हमारे पास सर खुजाने को टाइम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं। और अभी माशाल्लाह। मैंने रिसेंटली रिसेंटली अपना एक और प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। फील्ड्स के अंदर तो मैंने तीन चार बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। एक नीश के अंदर मैं चाह रहा था कि इस नीश में मैं आया हूँ, तो इसके अंदर मेरी एग्जिस्टेंस जो है इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि किसी दूसरी डोमेन के ऊपर या नीश पे जाने से पहले मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से ग्रिप कर लूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इज गोइंग रियली गुड। उसके बाद हम लोगों ने अभी ब्राजीलियन जुजित्सु जो है, उसकी 6 माह पहले हम लोगों ने ब्रांड लॉन्च किया है, ब्रावो। ठीक है। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड कर चुके हैं, अमेजोन के ऊपर भी, एफबीए के ऊपर भी, और वेबसाइट के ऊपर भी। और आई होपफुली मेरे इस यूएस से ट्रिप के अंदर अंदर हम उसके ऊपर भी सेल्स लेने के ऊपर में कामयाब हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से आरडीएक्स ने बुनियाद डाली थी। इसके अलावा सियालकोट में दो चार और ब्रांड्स हैं। ये एक सिलसिला चल निकला है। मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर हम बहुत सारे ब्रांड, मैं तो समझता हूँ शायद हम 1,000 ब्रांड जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। इसी हम्म। तरह मैं अभी एक प्रोजेक्ट जो है उसको मैंने इनिशिएट करना है, वो है बाइकर्स जीन्स का। ओके। ये जो अमेरिका के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, जीन्स की एक नई नीश है, नीश नहीं, आई विल से इट माइक्रो नीश। हम्म। तो जीन्स के अंदर जीन्स आ गई आपकी एक नीश, और उसके अंदर आप समझ लें कि बाइकर्स की जीन्स। ठीक है। हम्म। तो ये माइक्रो नीश आ गई।
तो माइक्रो नीश के अंदर भी माइक्रो नीश हम समझ लें कि कस्टम मेड माइक्रो जो है ना बाइकर जीन्स हम लोग बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो वो भी काफी हद तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा हम लोग मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग बी सूट्स होते हैं, ठीक है, जो मक्खियों का शहद उतारने के लिए जो लोग पहनते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर भी अंडर कंसिडरेशन है, सैंपल्स बन रहे हैं प्रोडक्ट के। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपको सर्टिफाइड वेंडर की। आपको ई कॉमर्स के अंदर मैं बाकी लोगों से भी सजेस्ट करता हूँ कि बिजनेस करना कोई मुश्किल नहीं है, ऑर्डर्स लेना कोई मुश्किल नहीं है, अपनी कमिटमेंट्स को मेंटेन करना मुश्किल है। अगर आपने कहा जी हम किल्ट्स बनाते हैं, किल्ट्स बना लेना कोई मुश्किल नहीं है, आपको टॉप क्वालिटी किल्ट्स टाइमली डिलीवर करना मुश्किल है। दैट्स अ चैलेंज। और अगर कोई कस्टमर को कोई किल्ट पसंद नहीं आती तो उसको वापस लेना चैलेंज है। कि आपकी आपकी रिटर्न पॉलिसी जो है वैसी होनी चाहिए कि आप उसको ओपनली एक्सेप्ट करें। तो ये बहुत सारे, इसके अलावा भी मेरे अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपसे शेयर की जिनसे आप समझ लें कि इनमें से जो लेदर का है, जो किल्ट्स का है, किल्ट्स के बल्कि मेरे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं और ये इन्हीं की मेहरबानी से आज मैं पूरी दुनिया में घूमता फिरता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये हर शख्स कर सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने ही बिजनेस में, किल्ट्स के बिजनेस में सियालकोट में लोगों को प्रमोट किया। लोग मेरी ही वेबसाइट से चीजें कॉपी करके लगाते हैं, तो मुझे मालूम भी होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं। 50 के करीब करीब ब्रांड्स जो हैं सिर्फ किल्ट्स में सियालकोट में बन चुके हैं। इसी तरह जीन्स है, अगर हम लोग पूरा पाकिस्तान मिलके मेड टू मेजर जीन्स बेचना शुरू कर दें, तो मैं आपकी इस वीडियो के रेफरेंस से भी चाहूंगा कि अगर कोई मुझे किसी अच्छे जीन्स के मैन्युफैक्चरर की तलाश है, तो कोई अगर जीन्स का मैन्युफैक्चरर है, लेदर का मैन्युफैक्चरर है, तो मुझसे रब्ता करें। उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज हैं, मेरे लिए भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखिए, मेरी और आपकी एक कैपेसिटी है। हमारे पास दिन में कितने आवर्स हैं? हम लोग 9 घंटे बिलाल 10 घंटे काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने बहुत सारे हजारों ब्रांड्स बिल्ड करने हैं ना, तो उस सूरत में हमें शायद लाखों लोग चाहिए। पूरी की पूरी इकॉनमी जो है हमारी पाकिस्तान की, अगर बांग्लादेश सिर्फ कॉटन को पकड़ता है, तो एक चीज को पकड़ने के बाद पूरी दुनिया के अंदर अपनी वो क्या लेके अपनी मुनाफली कायम कर लेते हैं। तो आज अगर हम लोग इतने स्मार्ट लोग हैं आईटी के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग में, तो हमें तो सिर्फ रास्ता चाहिए 1 to Z। तो मैं इंशाल्लाह अजीज, आप दुआ कीजिएगा, मेरा पूरा कंप्लीट कोर्सेज है, 350 के करीब करीब मेरी वीडियोस हैं जो मैं बस लाइव करने वाला हूँ यूडीमी के ऊपर। तो उसके अंदर मैं जो भी आज तक मैं सीखा हूँ, मैंने कोशिश की है कि सब कुछ खोल के रख दूं, ताकि जहां पर किसकी जितनी हेल्प हो सके वो मैं कर सकूं। That's great, really inspiring. By the way, I'm really personally inspired with your story. Really like it and really appreciate your in upcoming projects. Thank you so much. So, उस्मान भाई, आपकी इस सारे जर्नी में इंस्पायरेशन कौन थे? वो कौन पर्सन था जिसने आपको इंस्पायर किया ई कॉमर्स फील्ड के अंदर? तो शायद मेरी जात ही थी, मुझे आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय एनीवन। No, nothing. Any work you have seen in your surrounding that they are doing e-commerce business and I should also do? Anyone? No. Oh, okay, you personally grew. मैंने किसी से भाई नहीं सीखा, इसीलिए बार बार गिरा हूँ, बार बार गिरा हूँ, बार बार उठा हूँ, बार बार गिरा हूँ, फिर गिरा हूँ, फिर उठता हूँ। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिन प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिन गलतियों की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, किसी जो दूसरे लोग हैं उस पैटर्न को फॉलो ना करें, उस पाथ को फॉलो ना करें जिसको मैंने फॉलो किया। इसलिए मैं अपनी चीजें एक कोर्स बिल्ड करके उसके सब लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। That's great. So, उस्मान भाई, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर। सो इस सारे एक्सपीरियंस के अंदर आपको काफी सारे फेलियर्स आए होंगे, जिस तरह आपने बताया कि मैं बार बार गिरा हूँ, बार बार उठा हूँ। सो इस चीज के अंदर वो क्या फेलियर को काउंट करते हैं जो मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का फेलियर है, और जिसे आप अपनी लाइफ में काउंट करते हैं, और उससे आपने क्या लेसन सीखा, उससे कैसे आपने रिकवर किया? सो प्लीज डू शेयर विद अस।
यार ये बड़ा आपने अजीब सा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया बिलाल। मेरे ख्याल से हमें लाइफ जो है इसको एंजॉय करना चाहिए। अ, और ये मेला लगा हुआ है इसको बस आप एंजॉय करें। आप इसको बिजनेस जो है आप करते रहें, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बस लाइफ का हिस्सा है, जैसे रोज सुबह उठे खाना खाया ऑफिस चले गए। लेकिन मैं ये एक चीज समझता हूँ इस अ, सारे मामले के अंदर बिलाल, कुदरत हमें इशारे देती है, बड़े क्लियर सिग्नल्स देती है। और जो उन सिग्नल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते ना, वो मिसाले इबरत बन जाते हैं। या हमें फितरत से नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो उसकी फितरत में होता है बस कि मैंने हवा के शायद मुखालिफ चलना है। तो बिल्कुल। लेकिन सम टाइम मुझे ये लगता है उसमें आपको बहुत सारा लॉस भी हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी नाकामियों की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जो एक रीजन मैं मेजर समझता हूँ वो ये है कि अपने जैसे लोगों का ना ढूंढना। अगर मैं लोगों से कनेक्टेड रहता, अकेला ना स्ट्रगल करता रहता, अपने जैसे दूसरे लोग ढूंढता जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनसे गाइडेंस लेता, तो शायद मेरे जो फेलियर्स हैं वो कम होते। हम्म। आज इस ट्रैवल करने की भी वजह सिर्फ यही है कि अपने जैसे लोगों से मिलूं, मैं उनसे सीखूं, ताकि आने वाली जिंदगी में जो मैंने गलतियां की हैं वो मजीद ना करूं। यही वो चीज है जो रेहान भाई भी बार बार कहते हैं कि भाई आप फेसबुक के ऊपर अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि वो ये की ऑफ सक्सेस है। मैं आज बहुत सारी मेरी कामयाबियां देखें, मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ, हमारी कामयाबियां बेशक अल्लाह ताला हमें देता है, हमारी कोशिश होती है, लेकिन वो किसी ना किसी शख्स की मरहूने मिन्नत भी होती है। तो रेहान भाई वो शख्स है जिनके तवस्सुत से मुझे ऐसे लोग मिले, ठीक है, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदलने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अगर वो ना होते तो शायद मैं ना होता, और आज जहां पर हूँ वहां ना होता। तो इसलिए मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ई कॉमर्स करना चाहते हो ना, तो भाई आप सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट मत रहे, अब बहुत सारे आपको दोस्त मिलेंगे जो ई कॉमर्स में कर रहे हैं। आप आप उनसे भी सीखो। आप किसी से सीखो और किसी को सिखाओ। जब या आप सिखाना शुरू करेंगे तो आपकी जो लर्निंग की ग्रोथ स्पीड है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने हमसार लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, आपको अपनी फील्ड में जिसमें आप काम करना चाहते हो वहां उसमें मेंटर्स ढूंढो और उनके घुटने पकड़ के बैठ जाओ कि जी आपकी मेहरबानी, मुझे ये हेल्प चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग किसी से हेल्प मांगेंगे तो शायद कोई हेल्प ना करना चाहे। लोग हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को शायद मांगने का तरीका नहीं आता। या थैंक्स मच फॉर शेयरिंग योर फेलर। और रियली मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि अगर हम लोगों से ना मिले देन हम बहुत सी चीजें लॉस कर रहे हैं, क्योंकि इससे सिर्फ हमें ये नहीं कि हमें अपनी कम्युनिटी के बंदे मिल जाते हैं, इससे हमें ये फायदा भी होता है कि हमें लोगों से बात करना आ जाती है, मिलना जुलना आ जाता है, उनके साथ बात स्टार्ट कैसे करनी है, उनके साथ उनसे काम कैसे लेना है, उनसे सीखना कैसे है। सो देयर आर मेनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच उस्मान भाई। सो उस्मान भाई, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो बिजनेस ओनर्स काम कर रहे ई कॉमर्स की नीच के अंदर, तो क्या आप ऐसे उन्हें 3 स्टेप्स सजेस्ट करेंगे कि वो अपने ई कॉमर्स स्टार्टअप या बिजनेस के अंदर ना लें? ना लें। या नंबर वन, कोई भी मैं रिकमेंड करूंगा, कोई भी शख्स जब अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहे, तो वो वेरीफाइड किसी भी वेरीफाइड वेंडर के बगैर मत करे, ठीक है। आप ये जहन में रख लीजिएगा, आपकी एक जो गलती है, आप जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर लेते हो, आप अपना पोर्टल लॉन्च कर लेते हो और आपका जो वेंडर है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा इन टर्म्स वो क्वालिटी, आपको जो उसने सैंपल्स दिए वो क्वालिटी आपको नहीं दे रहा, वो टाइमली डिलीवरी नहीं दे रहा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी इंटरनेट के ऊपर जो आपकी रिप्यूट है उसको डैमेज होने से कोई नहीं बचा सकता। और आपकी ये ध्यान में रखिए, जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, वहां पर वो थ्रेट्स भी हैं,
कि वंस अगर आपका एक दफा ब्रांड पिट गया ना इंटरनेट के ऊपर, तो आप ये जहन में रख लीजिएगा कि आप उसको भी ठीक नहीं कर सकेंगे। या तो पहली बात यह है कि वेरी केयरफुली डिसाइड योर वेंडर्स, डिसाइड योर सप्लायर। दूसरी चीज, बहुत बड़े स्टार्ट के चक्कर में मत पड़े, ठीक है? छोटा सा स्टार्ट ले लें, एक प्रोडक्ट से, दो प्रोडक्ट से स्टार्ट ले लें। क्या आप इस चक्कर में पड़े कि मैंने ब्रांड लॉन्च करना है और बहुत बड़ा लॉन्च करना है, और उस चक्कर के अंदर आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जाया कर दें। बहुत छोटे से स्टार्ट ले लें। दूसरी मैं ये चीज कहूंगा, बड़े से स्टार्ट मत लें। और तीसरी चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि हमेशा पैरेलल रिसोर्सेज अवेलेबल रखें। आपको किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? खास तौर पे ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर आप करना चाहते हो, साइट बिल्ड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हो, फोटोग्राफी कराना चाहते हो, तो आप ये ध्यान में रखिए, अपने लोकल रिसोर्सेज प्रेफर कीजिए। लेकिन fiverr.com के ऊपर भी एक लिस्ट आपकी वेंडर्स की लिस्ट में होनी चाहिए। अच्छा भाई, मुझे डेवलपर तंग कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं फाइवर से हायर कर लेता हूँ। मुझे बैनर बनाने वाला बैनर नहीं बना के दे रहा, लोगो नहीं बना के दे रहा, तो मैं फाइवर से हायर कर लेता हूँ। तो आपने किसी एक शख्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना। ये बिजनेस का वैसे भी असूल है। आपने हमेशा एक पैरेलल वेंडर सप्लायर अपना जो है उसकी एग्जिस्टेंस जो है उसको मेक श्योर करना है। इस सूरत के अंदर आप ना तो ब्लैकमेल होंगे, और जो आपके करंट सप्लायर्स हैं वो भी आपको जो है बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कंपैरेटिवली, जब उन्हें ये अंदाजा हो कि आप फुली तौर के ऊपर उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। Really amazing. So here comes an opposite question to it. अभी आपने बताया कि 3 स्टेप्स ऐसे हैं वो जो नहीं लेने चाहिए किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में। सो अब 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर लेने चाहिए कि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल लेवल पे लेके जा सकें। आई मस्ट से बिलाल, यू आर वेरी स्मार्ट, और आपने काफी प्रिपेयर किया है इंटरव्यू लेने से पहले। तो ओके, सो हियर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ये है कि दिस इज हाई टेक बिजनेस, दिस इज नॉलेज बेस्ड बिजनेस, सो यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ for that kind of business. It cannot be done like without spending your time on just discussing Pakistan politics. भाई आपको रोज 2-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो, जहां पर नॉलेज इकोनॉमी में जाना चाह रहे हो, नॉलेज इकोनॉमी मींस एक ऐसी इकोनॉमी जो नॉलेज के ऊपर बेस करती है। आप समझते हैं ई कॉमर्स साइट जो है वो शायद कमरे में पेंट करने की तरह है कि बस बाजार से पेंट लाऊंगा, ब्रश डालूंगा, पेंट शुरू कर दूंगा तो पेंट हो जाएगा। भाई एक छोटी सी शॉप जो है वो नहीं डलती। तो कुजा आप ई कॉमर्स शॉप पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल शॉप बनाने जा रहे हैं, दिस इज नॉट इजी। तो आपको नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा, और ये अपनी हैबिट बिल्ड कर ले कि आप लोग रोज 2 घंटे यूट्यूब पर जाए, यूडीमी के ऊपर जाए, कोर्सेरा के ऊपर जाए, ई कॉमर्स के ऊपर या जो भी आपकी बिजनेस है उसके ऊपर आप स्टडी करें। सो आई बिलीव दैट्स द फर्स्ट थिंग आपको जरूर करनी चाहिए। दूसरी जो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड काम है, आपको बहुत सारा कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, तो आई वुड रिकमेंड कि भाई मियाँ आपको एक्सरसाइज करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें फिजिकल वर्क नहीं है। आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में चले जाएंगे अगर आपकी ऑनलाइन सेल्स नहीं होंगी। रोज सुबह जहां पर आपने 2 घंटे आपने दिन की इब्तिदा करनी है पढ़ने से, वहां पर आप 15 मिनट अपने लिए योगा के लिए निकालने, एक्सरसाइज के लिए निकालने, स्विमिंग के लिए निकालने, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप एक कमरे के अंदर 2-4 स्टेप्स योगा के कर लो जो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जाइज कर दें, क्योंकि आपने सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आप उनको अपने एम्प्लॉयज ना समझिए। आप उनको अपनी औलाद समझिए, आप उनको अपने पार्टनर समझिए। ये याद रखिए, नॉलेज एज के अंदर, इंफॉर्मेशन एज के अंदर आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप एम्प्लॉयज मतलब आपके साथ जो लोग काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉयज समझोगे, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो जिस दिन उसका नॉलेज इंफॉर्मेशन आपसे बढ़ेगी वो आपको छोड़ के चला जाएगा।
या वो अपना ब्रांड लॉन्च करेगा, वो आपसे साथ क्यों काम करेगा। हम्म। लेकिन जब आप उसको अपनी औलाद की तरह रखोगे, उसको उसको पार्टनर बनाओगे, तो वो आपसे जुड़ा रहेगा और आपकी तरक्की का, ग्रोथ का बायस बनेगा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब ई कॉमर्स के अंदर लोग ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो वो उसी तरीके से एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जैसे वो इंडस्ट्रियल एज के अंदर करते रहे। भाई इंडस्ट्रियल एज के अंदर बंदा अहम नहीं होता था, मशीन अहम होती थी। कि या। मशीन एक लगा दी आपने, सेठ साहब ने ला के मशीन रख दी, उसके ऊपर बस मजदूर लगे हुए हैं, धड़ा धड़ धड़ा धड़, वो प्रिंटिंग कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। तो उस बंदे की वैल्यू नहीं थी, उस मशीन की वैल्यू थी। ठीक है, हम्म। लेकिन इस काम के अंदर जिस एज में हम लोग जा रहे हैं, जिस एज से ई कॉमर्स बिजनेस बिलोंग करता है, भाई वहां पर लोगों की अहमियत है। तो लोगों पे इन्वेस्ट करें, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाएं, उनको अपना पार्टनर्स बनाएं, उनको अपने गुलाम मत समझें। और अगर आप समझेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस करेंगे। Hmm. Awesome. Really amazing, and these are the great steps that I read 5 by 5 because I'm also an e-commerce person and I know these things betterly. Thank you so much, Usman Bhai, for sharing with the audience and with me as well. So, Usman Bhai, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, how can they support you? देखिए बात ये है, मैं थोड़ा सा बुरा हूँ लोगों से सवाल करने में, लोगों की सपोर्ट मांगने से। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रब से ही मांगूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद सीधा सीधा लोग होंगे कभी जिनके सामने कभी मैंने कभी बड़ी शदीद मजबूरी में भी शायद अपना हाथ फैलाया होगा। अदरवाइज मैं अल्लाह मेरी अल्लाह का करम रहा है मेरे पे कि बड़ी शदीद फाइनेंशियल डिस्टरबेंस के अंदर भी मैंने अपना हाथ किसी के आगे नहीं फैलाया। तो तो ऐसा मुझे तो मैं अल्लाह ताला की ही सपोर्ट चाहता हूँ, उसी से मदद मांगता हूँ, उसी से रहम मांगता हूँ। और बाकी जहाँ तक लोगों की बात है, तो अल्लाह ताला ने भी लोग ही हैं जो उसकी समझ लें कि वो बुल्ले शाह ने कहा ना कि दिला से रब वास्ता, असल में तो लोग ही हैं। रब ने खुद तो नीचे नहीं आना ना, लोगों के रूप के अंदर ही हमें कभी किसी फकीर की सूरत में, कभी किसी एम्प्लॉय की सूरत में, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। फिलहाल मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आज हम लोग यहाँ पर जब बैठते हैं और अमेरिका में कोई चीज बेचते हैं, ठीक है, तो हम लोग वो बेनिफिट ले सकते हैं जो करेंसी के डिफरेंस का है। जिस करेंसी के डिफरेंस को एंजॉय करने के लिए हमसे पहले 70s में, 80s में, 90s में हमारी 3 नस्लों ने हिजरत की, वो गए वहां पर पैसे कमाए। आज हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, ये ग्लोबल विलेज, ये इंटरनेट हमें ये पावर देता है कि हम लोग यहाँ पर वो चीज जो हम लोग 500 रुपये या 600 रुपये या 1000 रुपये में मैक्सिमम खरीदते हैं, वही चीज अमेरिका में या यूरोप में कोई शख्स $50 में खरीदने को तैयार है। क्योंकि उसको वो $50 में जो है वो वहां पर वो सस्ती लगती है। क्योंकि हम लोग जो 25 रुपए की बोतल पीते हैं, 30 रुपए की बोतल पीते हैं, वो वहां पर $3, $3.5 में पीता है, जो पाकिस्तानी 450-500 बनेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पर सारी कंफ्यूजन पैदा होती है। आप एक इकोनॉमी में बैठे हो, आप दूसरी इकोनॉमी के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट बेचोगे, मैं ये सब लोगों से बोलता हूँ इस करेंसी कन्वर्जन का बेनिफिट लो आप लोग। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बैठ के आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करें, अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करें, वहां पर देखें कि उन मंडियों में क्या बिक रहा है, और यहाँ पर बैठ के हम बहुत सारे ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हैं इजीली। क्योंकि ब्रांड बिल्ड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको रिक्वायर्ड है, वो आपको ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है। या। और वो अल्लाह के करम से अल्लाह ने हमें बेइंतहा इस मुल्क में नवाजा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर वो बच्चा जो यहाँ पर पाकिस्तान में है, वो पढ़ रहा है, उसकी इंग्लिश ठीक है, वो डिजिटल मार्केटिंग सीखे, वो ई कॉमर्स को सीखे और अपना ब्रांड ग्रेजुअली लॉन्च करना शुरू करे। इंशाल्लाह अगर आज आप स्टार्ट लोगे तो 2 3 4 सालों में आपकी कहीं ना कहीं पर एग्जिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। और ये जहन में रखिएगा कि जब हम ब्रांड की बात करते हैं, तो ब्रांड का मतलब भाई रातों रात नहीं होता। ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपको खून और पसीना एक करना पड़ता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको
आपको बैकअप देना पड़ता है, आपको अपने कस्टमर्स के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, फिर जाके ब्रांड बिल्ड होता है। जब आप अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन रखते हो, तो फिर लोग समझते हैं, फिर लोग आपके नाम को याद रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपना ब्रांड बिल्ड कीजिए, ठीक है। तो यही मेरी सपोर्ट होगी। मैं आज चाहता हूँ कि अगले 1 साल के अंदर अंदर हम पाकिस्तान में कम अज कम 1000 ब्रांड बिल्ड करें। जो 1000 ब्रांड जो है कम अज कम साल में अगर $1 मिलियन की सेल करना शुरू कर देगा, तो बिलाल आप अंदाजा कर सकते हैं अगले 5 साल में हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। Yes, exactly. It will become like 10 billions of dollars. Billions of dollars. Yes. Billions of dollars. Yeah. Right? It will be huge portion of our overall income, and ये कोई मुश्किल नहीं है। Yeah. एक्चुअली मुश्किल कुछ भी नहीं होता, जस्ट हमें डायरेक्शन चाहिए होती। मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जिनके अंदर टैलेंट बहुत है, वो इनोवेशन बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, लेकिन दे डोंट हैव अ डायरेक्शन फॉर दैट। दे नीड द राइट कम्युनिटी, द राइट मेंटोर हु कैन गाइड ऑन द ट्रैक। सो थैंक यू सो मच। शायद हमारी बात किसी एक के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि मैसेज जो बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, और दिस इज रियली इंस्पायरिंग कि जो मैं कहता हूँ लोग ऐसे कर रहे हैं और वाकई ही ये फर्क क्रिएट हो रहा है। मुझे पहले अंदाजा नहीं था इस हालांकि मैं खुद आईटी पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी इसकी इतनी ज्यादा ताकत है, इसका अंदाजा नहीं था जो मुझे अब हो रहा है। चले माशाल्लाह, हैप्पी टू सी। सो here's come my last question of the show. What would you say as the final word? फाइनल वर्ड भैया ये है कि कामयाबी आसान नहीं होती, और अगर आसान हो तो वो कामयाबी नहीं होती। और हमें पुरुउम्मीद रहना है, और पुरुउम्मीद रहते हुए कोशिश करनी है। ये अल्लाह ने हमारे पास में रखा है, तो बस यही करना है। Thank you so much for joining us today and sharing your life experiences with me and all the audience. And we really appreciate your life journey and your failures, your struggles. And on the behalf of Global Social Entrepreneurship Foundation and my entire team, my show entire team, we really appreciate all your journey. Thank you so much for joining.